ये आज भाजपा की सरकार नहीं, हरियाणा में ईवीएम की सरकार है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भाई जो पार्टी सत्ता में आनी चाहिए थी वो विपक्ष में बैठ के अपना विधायक दल का नेता विपक्ष का नेता भी नहीं दे पा रही। पिछले 5-6 दिन से मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, लेकिन हरियाणा सरकार की चुप्पी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है। उस लड़की को हाथ लगा के लेह लद्दाख की लड़की द्वारा गिराया गया है और जो फेडरेशन है नेशनल की जो देखती है उन्होंने भी उस बच्चे का कोई पक्ष नहीं दिया। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सुनामी चलेगी और ये जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता है भाजपा के सब धाराशायी होंगे। इन नेता प्रतिपक्ष नहीं बन रहा अभी तक, ये सरकार भी ना बनाते अभी तक, इनकी मुख्यमंत्री पे जूता खिसाई होती रहती। और हो सकता है वहाँ के लोगों ने वो वीडियो डिलीट कर दी हो, लेकिन सुनने में आया कि उस लड़की के फादर साहब के पास सारी वीडियो है। उन वीडियो को लेके इस लड़की को उनको न्याय दिलाना चाहिए। हमारे के लिए अच्छी बात कर ले, चाहे अनीता जी काफी एक्टिव थी, उनकी टिकट कट जाती है, श्वेता ढोल काफी एक्टिव थी, उनकी टिकट कट जाती है। वो कहते हैं प्रतिवाद नहीं, हरियाणा के अंदर बहुत सी भूमि सेम से ग्रसित है। जैसे एन मौके पर किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चली जाती हैं, उस चीज का कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान हुआ। हुड्डा साहब की बात करना, नेता प्रतिपक्ष के लिए वही कहते हैं कि भाई अड़िग है या तो मुझे बढ़ाओ या फिर ऐसे ही रहने दो। कुछ ऐसा चल रहा है क्या पार्टी? 29 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम ऐसा मास्टर प्लान बनाए कि जितनी भी सेमग्रस्त भूमि हरियाणा में है सबको उससे सेम मुक्त करने का काम करें। आपकी जनता के लिए आपके मन में क्या थी, आप क्या करना चाहते हो फतेहाबाद के लिए? चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है फतेहाबाद से विधायक बलवान सिंह धौलपुरिया जी। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। आप धन्यवाद। बलवान जी, एक मुद्दा चला हुआ है, हरियाणा शुरू से ही खेलों में भागीरथ रहा है। हरियाणा में इतने मेडल दिए हैं खिलाड़ियों ने ला ला करके। एक बच्ची है 15-16 साल की है, नेशनल खेलने के लिए वो हाई स्केटिंग में देहरादून गई थी और उस गेम का रूल है जब भी वो टायरों पे चलते हैं ना, रेटिंग करते हैं, रेस होती है, हाथ नहीं लगाना होता। उस लड़की को हाथ लगा के लेह लद्दाख की लड़की द्वारा गिराया गया है और जो फेडरेशन है नेशनल की जो देखती है उन्होंने भी उस बच्चे का कोई पक्ष नहीं दिया। हरियाणा शुरू से ही खेलों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है जी। और जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में तो खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार ने भिन्न भिन्न स्तर पे उनको प्रोत्साहन राशि दी थी और नौकरी के मामले में उनकी रिजर्वेशन निर्धारित की थी ताकि बच्चों का खेल की तरफ रुझान बढ़े और हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन हो, हमारे भारत का नाम रोशन हो। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, अगर कोई खिलाड़ी अपने दम पे मेडल लेके आता है तो ये वाही वाही लूटने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस खिलाड़ी को किसी भी तरह प्रोटेक्शन देना, उसको कोई कोर्स के अंदर या कहीं अच्छा कोच मुहैया कराना, इस मामले में सरकार हमेशा चुप रहती है। और अभी जो ताजा उदाहरण आप बता रहे हो लेह लद्दाख का, जिस हमारी बेटी के साथ ये ज्यादती हुई है, ये पिछले 5-6 दिन से मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, लेकिन हरियाणा सरकार की चुप्पी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि ये उस बेटी के प्रति उदासीन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गौरव गौतम जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से भी आग्रह करता हूं कि इस मामले पे तुरंत संज्ञान लेके इसकी उन स्तरीय जांच कराएं। और हो सकता है वहाँ के लोगों ने वो वीडियो डिलीट कर दी हो, लेकिन सुनने में आया कि उस लड़की के फादर साहब के पास सारी वीडियो है। उन वीडियो को लेके इस लड़की को उनको न्याय दिलाना चाहिए ताकि आने वाले बच्चे भी अपना भविष्य सिक्योर समझ सकें और उस बच्ची की भी भावनाएं आहत ना हो। जनता इस बार एक आवाज थी हरियाणा के अंदर, बदलाव की आंधी, और जो कांग्रेस के मान लो या हुड्डा साहब की आंधी कह लो, ये थी कि भाई जो चौधरी देवीलाल 87 में लेके आए थे ना, शायद उस आंकड़ा को भी इस बार कांग्रेस क्रॉस कर जाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भाई जो पार्टी सत्ता में आनी चाहिए थी वो विपक्ष में बैठ के अपना विधायक दल का नेता विपक्ष का नेता भी नहीं दे पा रही। निश्चित तौर पे आप ठीक करें कि हरियाणा के अंदर दर और दीवारों पर लिखा जा चुका था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, लेकिन जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने समय समय पे मीडिया के माध्यम से सरकार को और आम जनमानस को अवगत कराने का काम किया है कि किस तरह से ये चुनाव से पहले उस विधानसभा में हजारों वोट नए बनवाते हैं और हर विधानसभा में इस तरह के नए वोट अगर 5-7 हजार नए बनते तो वो प्रभावित करते हैं। इसी तरह इन्होंने हरियाणा के अंदर
13-14 सीटें इन्होंने चूज की थी, जहाँ पे इन्होंने कुछ गड़बड़ की है। और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने वो चुनाव आयोग को भी और हमारे वो साथी कोर्ट में जा रहे हैं। ये आज भाजपा की सरकार नहीं, हरियाणा में ईवीएम की सरकार है। और अगर इसी तरह से लोकतंत्र चलता रहा तो कल को लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा को अपनी लोकप्रियता पर इतना ही घमंड है तो आने वाले चुनाव इनको बैलेट पेपर पे कराने चाहिए, क्योंकि जब विकसित देश ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर पे आ चुके हैं तो हम तो विकासशील देश है, हमारी तकनीक इतनी नहीं हो सकती, इसलिए हमें भी बैलेट पेपर पे चुनाव कराना चाहिए ताकि आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप जनप्रतिनिधि चुना जा सके। चल, आपने ये एक आरोप लगा दिया है भाजपा के ऊपर कि भी इन्होंने हर हलके में लगभग 5-7 हजार नए वोट बनाए, जिसके कारण बीजेपी दोबारा से सत्ता में काबिज हो जाती है और कांग्रेस को दूर कर दिया जाता है। जो विधायक दल का नेता है, विपक्ष का नेता है, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस अब तक बनाने में कामयाब क्यों नहीं है? कारण क्या मानते हो? आप तो विधायक भी हो, विधानसभा में जाते भी हो। हरियाणा के 37 विधायकों ने एक मुश्त ये निर्णय लेके राष्ट्रीय नेतृत्व को मुकर कर रखा है, जो भी वो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व को कई बार हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे समूचे राष्ट्र स्तर पर पार्टी का कामकाज देखना होता है। कई बार समय की कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जुलाई महीने में आपको बहुत बड़ा संगठन भी देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ सीएलपी भी हमारे सामने होगा। जैसे आप विधायक हो जी, आप भी जनता के बीच में रहते हो, लोगों की आवाज अपने आप आती है, लोग चाहते क्या है। और पत्रकार का भी काम यही होता है, जनता के बीच में रहना का। वही लोग आईना दिखाते हैं कि भाई इस टाइम आपने ये आवाज उठानी चाहिए, इस टाइम ये आवाज उठानी चाहिए। लोग ये कहना शुरू कर दिया अब लोगों ने कि ये तो ठीक है, कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, इन पे नेता प्रतिपक्ष नहीं बन रहा अभी तक, ये एक सरकार भी ना बनाते, अभी तक इनकी मुख्यमंत्री पे जूता खिसाई होती रहती। आम लोग ये बात नहीं कह रहे, ये कांग्रेस पार्टी के विरोधी पक्ष के लोग कह रहे। आम आदमी कभी नहीं कह रहा इन पे नेता प्रतिपक्ष नहीं बना या मुख्यमंत्री नहीं बना। ये तो हमारे जो विरोधी पक्ष के लोग ऐसी दुर्भावनाएं फैलाते हैं। इनका आईटी सेल बड़ा मजबूत, आईटी सेल के माध्यम से ये आम जनमानस को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आम जनमानस भी भाजपा की कार्यप्रणाली से भली भांति वाकिफ हो चुका है। और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सुनामी चलेगी और ये जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं भाजपा के सब धाराशायी होंगे। जैसे एन मौके पर किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चली जाती हैं, उस चीज का कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान हुआ मानते हो आप? किरण चौधरी तो वैसे भी लीडर थी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब कोई छोटा सा कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जाता है तो पार्टी को कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है। अगर माड़ा का कोई कमजोर मणका भी टूटता है तो माड़ा कमजोर होती है। इस तरह के लोगों से जाने से पार्टी कमजोर होती है। जैसे एक बात बोली गई थी कि कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकटें देंगी, इस बार हर विधानसभा में सर्वे भी कराए गए और लिस्ट में कई कई नाम ऊपर गए भी हैं। लेकिन जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, जो वास्तव में ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रहे थे, हमारे कल्याण से बात कर ले, चाहे अनीता जी काफी एक्टिव थी, उनकी टिकट कट जाती है। श्वेता ढुल काफी एक्टिव थी, उनकी टिकट कट जाती है। वो कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पार्टी ने सर्वे को देखा ही नहीं, सिर्फ चुनिंदा लोगों की चली है। नहीं, ये तो सरासर निराधार आरोप है। पार्टी ने सिर्फ विनिंग कैंडिडेट को टिकट दी थी, सर्वे के आधार पर टिकट दी थी और पार्टी संसदीय बोर्ड ने ये फैसला किया था कि फलाने आदमी को उस विधानसभा से टिकट देना चाहिए। और जहाँ तक आप कलायत की बात कर रहे हो, कलायत तो जिसको पार्टी ने आशीर्वाद दिया उसने विजयश्री हासिल की है। विधायक जी, अगर हुड्डा साहब की बात करें ना, नेता प्रतिपक्ष के लिए वही कहते हैं कि भाई अड़िग है, या तो मुझे बढ़ाओ या फिर ऐसे ही रहने दो। कुछ ऐसा चल रहा है क्या पार्टी में? मुझे नहीं लगता कि हुड्डा साहब इसके लिए कोई अड़िग है। हुड्डा साहब ने भी 37 के 37 विधायकों में वही शामिल थे। हम सभी ने एक मुश्त ये फैसला किया है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसे भी चाहेगा उसी को सीएलपी बढ़ा दे, वो सबको मंजूर होगा। जो रणनीति है आगे 29 पे चली गई है, अब तो लगता है कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आ सकती है कभी हुड्डा साहब के नेतृत्व में। 2029 नेतृत्व चेंज करने की जरूरत है हरियाणा में। आपको पर्सनल ऐसा लगता हो कि भाई हुड्डा साहब के बस का अब काम नहीं रहा, नया नेतृत्व मिलाना चाहिए, किसी युवा को भागदौड़ मिलनी चाहिए? 2029 में हरियाणा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की सत्ता चेंज होगी और 2029 में इंडिया गठबंधन की केंद्र के अंदर सरकार बनेगी
और उसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी कम से कम 2/3 बहुमत लेके सरकार बनाने का काम करेगी और जिसको विधायक दल चाहेगा वही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। चर्चाएं चली हुई थी, आप इंडिया गठबंधन की बात आ गई है। हरियाणा लोकसभा चुनाव में, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे हरियाणा में, इंडिया गठबंधन में आपके साथ आम आदमी पार्टी थी, और जैसे ही विधानसभा चुनाव आता है लोगों द्वारा जो आवाज आ रही थी कि वह कांग्रेस सरकार बना लेगी, एक ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को बहका के रखा। उनका आरोप है आम आदमी पार्टी का कि हमारे साथ गठबंधन नहीं किया, और यही एक मेन कारण रहा है कि भाई ये सत्ता में नहीं आ पाई। कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन होता विधानसभा में भी आप सरकार बना लेते। चाहे राहुल गांधी शुरू से सोचती कि सभी एकजुट होकर चले, इंडिया गठबंधन मजबूत रहे, लेकिन गठबंधन के कुछ साथी अपने वजन से भी कुछ ज्यादा अगर डिमांड करें और वो उनकी फिर पार्टी पूरी नहीं कर पाती तो वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं। डिमांड ज्यादा कर ली थी आम आदमी पार्टी, हो सकता है उन्होंने, मुझे लगता है अगर डिमांड ज्यादा नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी इस मामले में बहुत पोलाइट थी, लेकिन मेरे लगता है वो अपने वजन से भी उन्होंने कुछ ज्यादा डिमांड कर ली हो, जो कांग्रेस पार्टी शायद उनकी मांग पूरी ना कर पाई हो। आप फतेहाबाद से विधायक हो, आपको मौजूदा कमियां क्या नजर आती है फतेहाबाद के अंदर? अगर मेरी सरकार होती तो मैं ये सब काम करा लेता। आपकी जनता के लिए आपके मन में क्या थे, आप क्या करना चाहते हो फतेहाबाद के लिए? फतेहाबाद में सरकार ने लोगों को गुमराह करने के लिए चेयरमैन के जब चुनाव आए नगर परिषद के तो मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, उसका बोर्ड भी लगा दिया था, और जो इन नगर परिषद के चुनाव संपन्न हुए तो उस मेडिकल कॉलेज को एक डिजर्ट एरिया में जाके घोषणा कर दी कि हम यहाँ बनाएंगे, लेकिन वो बनाएंगे वहां भी नहीं, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। मेरी ये मांग है कि उसे मेडिकल कॉलेज को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बनना चाहिए। अगर मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होगा तो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आएंगे उनके पेरेंट्स उनको सुरक्षित महसूस करेंगे, और उसके साथ साथ फतेहाबाद के विकास में भी मेडिकल कॉलेज का बड़ा भारी योगदान रहेगा। और उसके साथ साथ हमारे फतेहाबाद हल्के में आधे में तो सेम है और आधा फ्लड से प्रभावित है। मैंने विधानसभा में मांग करी थी कि हमारा जो आसी ओटू खरीफ चैनल है वो रामसरा से लेके ओटू वीर तक आरसीसी का बनाया जाए। उसकी वजह से आज हमारा भट्टू ब्लॉक सेम से ग्रसित है। और उसके साथ हमने जो फ्लड से बचाने के लिए जो हमारे रतिया चीमो हेड से लेके सिरसा तक ये ड्रेन निकली है, तो मैंने कहा था कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए और इसकी टोवाल पक्की की जाए, इसका बेड कच्चा रखा जाए ताकि पानी का रिचार्ज हो। लेकिन विधानसभा में सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद में प्रोग्रेस नील है। उसके साथ साथ हरियाणा में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट औद्योगिक दृष्टि से निचले पायदान से शुरू होता है, तो मैंने मांग की थी या तो पैडी से संबंधित थी या कॉटन से संबंधित थी या कोई दूसरा कोई एक सरकारी उद्योग लगना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट भी औद्योगिक मानचित्र पे आए। तो हम सरकार पे दबाव बनाएंगे, अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो मास्टर प्लान बनाएंगे, नहीं तो जब भी 2029 में कांग्रेस की सरकार बनेगी हम ऐसा मास्टर प्लान बनाएंगे जितनी भी सेमग्रस्त भूमि हरियाणा में है सबको उससे सेम मुक्त करने का काम करेंगे। हो सकता है, इसका लगता है कि बस बिल्कुल हो सकता है, सरकार क्या नहीं कर सकती, बिल्कुल हो सकता है। अगर चाहे और आम जनमानस जो उसको, मुख्यमंत्री से मिलो आप इस टॉपिक को? बहुत बार मिला हूं मैं मुख्यमंत्री से। क्या जवाब आता है सामने से? वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम करेंगे। मैंने तो विधानसभा में भी आवाज उठाई है, आप वो रिकॉर्ड देख सकते हैं। अच्छा, तो अंत में हरियाणा की जनता, जो आपकी फतेहाबाद की जनता है, जो आपको हमेशा चुनकर विधानसभा भेजने का काम करती है, क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहोगे विधायक जी? मैं तो मेरे फतेहाबाद की जनता जनार्दन को यही मैसेज देना चाहूंगा, जो इन्होंने मुझे विपरीत परिस्थितियों में इतने भारी बहुमत से जिताया, उनका हार्दिक तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और उनको जो भी कोई काम हो तो वो मेरे निरंतर, मैं उनके बीच में रहता हूँ, मुझे पता होता है उनकी समस्या, लोग बाग मेरे से मिलते रहते हैं और उनको पता है कि हमारा विधायक हमारे काम कराने में सक्षम है। और मैं उनके हमारे फतेहाबाद के जो काम होते हैं तो हम अधिकारियों से काम करवाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद। ये थे फतेहाबाद से विधायक बलवान दौलतपुरिया जी। आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, तो जुड़े रहिएगा ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।